नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब के एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। ये सवाल जवाब का 200वां एपिसोड है, यानी 200 एपिसोड हम लोग कर चुके हैं अब सवाल जवाब के लिए, जिसमें आपके तमाम सवालों का आंसर हमने किया है। हो सकता है आपके सवालों का आंसर पीछे वाले एपिसोड्स में हो, तो उसे भी देखना ना भूलें। उसका प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विलास माने जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर पीएमआरडीए एनए प्लॉट पर बनाए गए घर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। बिल्डर कहता है पीएमआरडीए वाले साइन नहीं करते, मैं क्या करूं? देखिए विलास जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और कई लोगों के मन में इसको लेकर दुविधा रहती है। अब आप ये समझिए कि अगर पीएमआरडीए एनए प्लॉट है तो उस पे बनाए गए घर को ओसी या सीसी मिलने में समस्याएं क्यों आती हैं। अब यहाँ पे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर एनए प्लॉट होता क्या है। एनए प्लॉट यानी कि एग्रीकल्चर प्लॉट को रिहायशी प्लॉट के रूप में बदल दिया गया, नॉन एग्रीकल्चर कर दिया गया। अब वहां पर मकान बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, यानी आप तुरंत मकान नहीं बना सकते। अगर आपको उस पे मकान बनाना है तो उसके लिए आपको सैंक्शनिंग लेनी अनिवार्य है। और सैंक्शनिंग किस बात की सैंक्शनिंग? एक तो ये लैंड जहाँ पे आप बनाने जा रहे हैं, ये अब यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के काबिल हो चुकी है क्योंकि वो एनए हो चुका है। लेकिन आप उस पर किस तरह का मकान बनाने जा रहे हैं, वहाँ का एफएसआई कितना है, उसे किस तरीके से कंज्यूम किया जाएगा, उस पे कितने साइड मार्जिन दिए जा रहे हैं, ये सारा कुछ आपको आर्किटेक्ट से प्लान बना के जो रेस्पेक्टिव बॉडी है, चाहे वो पीएमआरडीए हो, पीएमसी हो, पीसीएमसी हो, उनसे आपको सैंक्शनिंग लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन करना होगा। और जब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है तो आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट माना जाएगा। आपके केस में ऐसा हो सकता है कि या तो इनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, या फिर इन्होंने बिना सैंक्शनिंग के जो पीएमआरडी एनए प्लॉट है उस पे बना दिया है, कंस्ट्रक्शन कर दिया है। और अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप सबसे पहले डेवलपर से मांगिए कि आपकी सैंक्शनिंग कॉपी कहाँ पे है, आर्किटेक्ट प्लान कहाँ पे है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कहाँ पे है। वहां से आपको पता चल पाएगा कि आखिर ये सैंक्शन है या नहीं है। और साथ ही साथ आप आरटीआई पीएमआरडीए में भी डाल सकते हैं, या फिर आप जो भी रिस्पेक्टिव बॉडी वहां की है उसको डाल के आप पूछ सकते हैं क्या इनको कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं। बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम या फिर जो इन्होंने प्रॉपर सैंक्शनिंग रूल नहीं फॉलो किया है, यही कारण है कि इनको फाइनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। यानी कि वो सारे मकान, वो सारे घर, वो सारे फ्लैट जो भी वहां पे बने हैं वो ऑक्यूपाई करने के काबिल नहीं है। तो इन सारे प्रोसेस को आप कर लीजिए। तब भी आपके मन में कोई दुविधा रहती है तो कमेंट में बता दीजिए, या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। अपनी कोई भी समस्या, चाहे घर खरीदने से पहले हो, घर खरीदने के दौरान हो या उसके बाद हो, किसी भी तरह की समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश रहती है आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। और अभी तक सौदागर ने 25,000 से ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंसर्न रिजॉल्व करके दिया है। जिनको इन डेप्थ समझना है वो ऑफिस में आके भी समझ सकते हैं, उनके चार्जेस जरूर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जगनेंदु मोरे जी ने यहाँ पे सवाल किया है, आई एम प्लानिंग टू बाई ए फ्लैट इन वडगांव सेरी, गलांडे नगर, बट द लैंड इज गुंठेवारी, इज इट लीगल, सेफ, बाई, व्हाट आर द रिस्क? देखिए, आप पूछ रहे हैं क्या लीगली सही है या नहीं है अगर आप जो है वडगांव सेरी में जो है गुंठेवारी का प्लॉट लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीज समझिए। पहले तो ये समझिए कि आखिर गुंठेवारी होता क्या है। जहां पर बिना किसी कंस्ट्रक्शन के मकान बनाए गए हैं, किसी भी तरीके से बनाए गए हैं, उसे गुंठेवारी कहा जाता है। इस वडगांव सिटी के इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो तमाम गुंठेवारी प्लॉट हैं। इसे बाद में रेगुलराइजेशन स्कीम के अंतर्गत रेगुलराइज भी किए गए हैं। यानी कि जो गुंठेवारी पुराने जगहों पे जो बने हुए हैं उसमें कई बार गवर्नमेंट स्कीम ले आती है कि आप अपने गुंठेवारी मकान को जो है रेगुलराइज करा सकते हैं। यानी गवर्नमेंट देखती है कि वहाँ पे किस तरीके से इनको पानी मुहैया कराना है, किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में वहाँ पे फायर ब्रिगेड वगैरह की गाड़ियाँ कैसे जा पाएंगी, ये सब स्क्रूटनाइज करके वहाँ उसे रेगुलराइज करके सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे खरीद रहे हैं तो एक बार आप ये जरूर चेक कर लें कि क्या ये गुंठेवारी रेगुलराइजेशन स्कीम में रेगुलराइज हो चुका है, क्या उसका सर्टिफिकेट सेलर के पास मौजूद है। ये चेक करने के बाद ही आप खरीदें। अब आप अगर इसके रिस्क की बात करेंगे तो अगर ये चीज नहीं है तो रिस्क तो पूरी तरीके से है। अगर ये सर्टिफिकेट है तो कई बार जो है आपको रिकंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आती है, रीसेल करते वक्त लोन मिलने में भी समस्या आती है। और अगर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, रोड वाइड करना है, तो ये अधिकार कॉर्पोरेशन अपने पास रखती है कि आपके मकान को तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे रेगुलराइज किया गया है, तो कोई भी चीज हिंड्रेंस ना हो, ये भी सर्टिफिकेट में खासकर मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं साफ-साफ कहूँ तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आप अफोर्डेबिलिटी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और आपको ज़्यादा
रिकंस्ट्रक्शन या फिर रीसेल के बारे में सोचना नहीं है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप एग्ज़िट के बारे में सोचते हैं, क्लैरिटी के बारे में सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कल को मुझे ईज़ी एग्ज़िट चाहिए, अपना पैसा खाली चाहिए, तो उस समय उसका लोन भी होना चाहिए। और अगर आप लंबे समय के लिए उस रिकंस्ट्रक्शन के बारे में भी सोचते हैं कि कल को क्या होगा, तो आपको बचना चाहिए, अपने बजट को स्ट्रेच करना होगा और कहीं ऐसे सैंक्शन फ्लैट को देखना होगा या प्लॉट को देखना होगा या फिर किसी मकान को देखना होगा, जहाँ पे आप रह भी सकें और फिर ईज़िली उसे एग्ज़िट भी कर पाएँ। तो आप देखिए आपकी अभी मौजूदा रिक्वायरमेंट क्या है और आपका बजट कितना अलाउ कर रहा है। अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अगर वहाँ पे सर्टिफ़िकेट मौजूद है, तो आप उसे खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा रीसेल या फिर रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोचना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, टी सात जी हैं, इन्होंने एक-एक करके 3 सवाल को जो है पूछा हुआ है। इस सवाल पे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, 6 जुलाई को है अनिल माधव दवे जी का बर्थ एनिवर्सरी, जो सौदागर लगातार पिछले 9 सालों से वृक्षारोपण के रूप में मना रहा है, प्लांटेशन ड्राइव चलाता है, उदय प्लांटेशन ड्राइव के तहत, और ये 9वाँ साल है। इस बार हम लोग प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं पिंपले नीलक में, पिंपल वन में। उसका एड्रेस भी हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। सुबह 7:30 बजे हम इसे स्टार्ट करेंगे और इसे लगभग 9:30 से 10 बजे तक खत्म करने का प्रयास रहेगा उस एक वेन्यू पे। उसके बाद हम ईस्ट पुणे की तरफ भी इस चीज़ को ले आएँगे, उसके बारे में भी आपको बताएँगे। लेकिन पिंपल वन में रूल ऐसा है कि अर्ली मॉर्निंग में ही इसे किया जा सकता है, क्योंकि ये डिफेंस का लैंड है और सर्टेन लैंड पार्सल पे डिफेंस ने अलाउ किया है कि आप सर्टेन टाइम फ्रेम पे वहाँ पे जाके प्लांटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सौदागर की पूरी टीम चलने वाली है, मैं भी वहाँ पे रहूँगा। आप लोग भी अगर आना चाहते हैं, आप जो है प्रकृति के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं और आप अपने आप को कुछ अच्छा महसूस कराना चाहते हैं कि आखिर प्रकृति से हम इतनी चीज़ें ले रहे हैं, तो क्या प्रकृति को कुछ हम वापस कर रहे हैं? तो आप भी मिल सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आपको आना है तो व्हाट्सएप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप बता सकते हैं, आप वहाँ पे आके मिल सकते हैं। आगे चलते हैं ये सवाल की तरफ। इन्होंने जो 3 सवाल किया है, रेरा खत्म होने के बाद क्या हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको एमिनिटीज़ प्रॉपर नहीं मिला है, आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ढंग का नहीं है, तो आप उसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। पोज़ीशन डिले हुआ है, उसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो किसी का रेरा रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है वो खत्म हो गया है, यानी कि अब उसके बाद डेवलपर उसे प्रमोट नहीं कर सकता, डेवलपर उसे बेच नहीं सकता, लेकिन आप उसके लिए कंप्लेन करने के लिए आपका अधिकार हमेशा रिज़र्व्ड है और आप कभी भी अपनी समस्याओं को लेकर महारेरा तक पहुँच सकते हैं। दूसरा सवाल आपने किया है, बिल्डर को पार्किंग बेचने की मनाही कब से है? देखिए, पार्किंग बेचने को लेके मनाही तो कई बार हुई है, कई बार हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आए हैं, 2010 में भी इसके बारे में ऑर्डर आया और जब 2016 का जो रेरा एक्ट है, इसमें भी ये बातें साफ कही गई, जो कि 2017 मई में जो है अप्लाई कर दिया गया। उसमें भी ये बात साफ कही गई, अगर आप ओपन कार पार्क दे रहे हैं या फिर जो एमिनिटीज़ के हिस्से हैं, पैसेज एरिया है, वहाँ पे कुछ दिया जा रहा है, तो आप पार्किंग बेच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो गैराज है, अगर वो कवर्ड कार पार्किंग है, तो यहाँ पे सर्टेन केसेस में पार्किंग को बेचा जा सकता है। लेकिन जो अभी नया इनका एक तरीके से सर्कुलर आया हुआ है मारेरा का, जो कि आपको अटैच कर देंगे, लिंक भी देख लीजिए, लिंक पे जाके प्रॉपर ऑर्डर को आप देख पाएँगे। साथ ही साथ इस स्क्रीन पे भी आपको सामने दिखेगा। इस लेटेस्ट ऑर्डर में ये है कि जो 2021 का ऑर्डर है महारेरा का, उसके बाद 2022 में 2 ऑर्डर्स आए इसके रिलेटेड और 2024 अप्रैल में भी जो ये ऑर्डर आया है, इसमें ये बात साफ कही गई है कि अगर डेवलपर जो भी पार्किंग दे रहा है किसी भी यूनिट के साथ, उसको अलॉटमेंट लेटर में ही मेंशन करना होगा। यानी कि जो आप एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन करेंगे, उसके पहले जब आप बुकिंग लेते हैं, जब आप यूनिट अलॉट करते हैं, तो वहाँ पे आपको साफ-साफ मेंशन करना होगा। इसके लिए 2 कैटेगरीज़ बनाई हैं। इस सर्कुलर में साफ मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। अगर वो गैराज है, कवर्ड कार पार्क है, तो वहाँ पे आपको लेंथ, विड्थ के साथ-साथ वर्टिकल हाइट भी बतानी है कि वो कितना है और अगर वो ओपन कार पार्क है, तो उसका विड्थ और लेंथ दोनों स्पेसिफाई करना अनिवार्य है। वो किस लेवल पे है, ये भी बताना है। ये लेवल यानी कि कई बार आप देखते हैं बेसमेंट में पार्किंग होती है, स्टिल्ट होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है। ये सारा कुछ मेंशन करना होगा और उसका फॉर्मेट भी महारेरा ने साफ इस सर्कुलर में बताया हुआ है। ये अलॉटमेंट लेटर में होना ही चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल क्लॉज है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का बदलाव मंजूर नहीं किया जाएगा। तो अगर पार्किंग को जो है आपको बेचते वक़्त नहीं बताया जा रहा है, तो आप डेवलपर को महारेरा का ये सर्कुलर बता सकते हैं। अगर फ्लैट लेते समय बिल्डर पार्किंग अलॉट करता है, तो क्या वो इल्लीगल है? नहीं, बिल्कुल इल्लीगल नहीं है।
देखिए, सीधे-सीधे जब यहाँ पे सर्कुलर में महारेरा ने कह दिया यानी कि अमेंडमेंट है, जो भी पीछे चीज़ें हुई हैं उसमें ये चीज़ें एडिशन है। और कई बार क्या होता है कि जब डेवलपर को ये कहा गया कि आप पार्किंग बेच नहीं सकते, तो उसका ये भी एक मायने निकाला गया, जब मैं बेच नहीं सकता तो मैं अलॉट क्यों करूँ? आपको एट द टाइम ऑफ पोज़ेशन अलॉट कर दिया जाएगा। ये बात गलत है। आप बेच नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि आप अलॉट नहीं कर सकते, वो इस सर्कुलर से मेंशन्ड है कि आपको सिर्फ़ उसका पार्किंग नंबर, सिर्फ़ उसका आपको किस फ्लोर पे दे रहे हैं यही नहीं, उसका लेंथ और विड्थ भी बताना अनिवार्य है। क्योंकि लगातार महारेरा के पास कंप्लेंट जा रहे थे कि आखिर पार्किंग ऐसे कैसे अलॉट की गई, जहाँ पे गाड़ी लग ही नहीं सकती। पार्किंग ऐसे कैसे दे दिया गया कि जहाँ पे डोर ही ओपन नहीं हो सकते। पार्किंग इस तरह से कैसे दी गई, जहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी फोर व्हीलर का खड़ा हो पाना, पार्क कर पाना फ़ीज़िबल ही नहीं है। तो इन सारे कंप्लेंट को समराइज़ करते हुए लेंथ, विड्थ, नंबर किस जगह पे है, ये सारा कुछ स्पेसिफ़ाई करने के लिए महारेरा ने मैंडेट ये सर्कुलर इश्यू कर दिया। तो इसके आधार पे आप डेवलपर से ये बातें साफ-साफ कर सकते हैं। अब अनंत जी के सवाल हैं, इन्होंने लिखा है आई सॉ ए फ्लैट लिस्टेड एज़ 670 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया, बट ऑन फिजिकल मेजरमेंट इंक्लूडिंग बालकनी it is only 621 square feet, a 7.2% difference. Can I challenge this under any RERA rule? देखिए आनंद जी, पहली बात कि जो कारपेट एरिया होता है उसको एज पर रेरा क्या है वो आप समझ लीजिए। लगातार सौदागर इसको बताता रहता है कि आपका एरिया एक्सक्लूडिंग बालकनी, टेरेसेस, एनी शाफ्ट या फिर जो आपका इंटरनल वॉल है, उन सबको हटा के जो कारपेट एरिया होगा वो माना जाएगा। अब इसमें एक जब से महारेरा आया उसमें एक चेंजेस ये कर दिए गए कि बालकनी, आपका जो टेरेसेस है, जो आपके शाफ्ट हैं, ये तो हटाए ही जाएँगे कारपेट से। लेकिन जो आपका इंटरनल वॉल है, वो कारपेट का पार्ट माना जाएगा। इंटरनल वॉल यानी मान लीजिए आपका जो घर बना है, जिस फ्लैट में आप रहते हैं उसी को इमेजिन करिए। जो आपका आउटर वॉल है, जो किसी और फ्लैट के साथ या तो कॉमन होगा या फिर आपका सबसे आउटर वॉल बिल्कुल ओपन होगा, वो आउटर वॉल जो है रेरा कारपेट नहीं माने जाएँगे। लेकिन अंदर जो आपके रूम को रूम से डिवाइड कर रहे हैं, आपके लिविंग एरिया को रूम से, लिविंग एरिया को किचन से, या फिर जो भी जितने भी आपके टॉयलेट्स वगैरह दिए गए हैं, उसमें जितने इंटरनल वॉल हैं, उन सब का एरिया कारपेट एरिया में इंक्लूड किया जाएगा। यानी जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए पहले तो आप बालकनी, टेरेसेस को हटा दीजिए, लेकिन जो इंटरनल वॉल एरिया उसे इंक्लूड कर लीजिए। अब आप कहेंगे इंटरनल वॉल एरिया कितना है, इसे कैसे इंक्लूड किया जाए, कैसे इसको एक्यूरेसी के साथ निकाला जाए, तो उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आप डेवलपर से ले सकते हैं या फिर महारेरा में जो अटैच्ड है, वहाँ से भी जाके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। खासकर अगर आपको वॉल की थिकनेस समझनी है तो मोटे-मोटे तौर पर ये 6 इंच की वॉल होती है और रूम के लेंथ के हिसाब से आप उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर 10 फीट का आपका रूम है, विड्थ मान लीजिए, तो 6 इंच के हिसाब से 5 स्क्वायर फीट आपका एरिया एक वॉल में जा रहा है। इसी आधार में बाकी जगहों का भी एरिया आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो शायद ये डिफरेंस कम आ जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें बालकनी जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद ही आ रहा है, तो 3% तक अगर डेविएशन है तो अलाउ किया जाता है। कई बार डेवलपर इसे मेंशन भी करते हैं कि जो कारपेट एरिया आपको बताया जा रहा है, अगर वो 700 स्क्वायर फीट बताया गया है, तो 3% प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि वो 721 भी हो सकता है या फिर 680 स्क्वायर फीट भी हो सकता है। इतना तो लेवरेज दिया जाता है क्योंकि स्ट्रक्चरल में कुछ चेंजेस होने की वजह से माइनर डेविएशन हो सकता है। लेकिन अगर 7% का 8% का डेविएशन आता है क्योंकि आपने बालकनी जोड़ा है, तो बालकनी के एरिया को वॉल के एरिया से तो पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते। मोटे-मोटे तौर पे आपका डिफरेंस 6-7% का दिख रहा है। तो एक बार ब्लूप्रिंट लीजिए, कैलकुलेशन खुद करके देखिए या फिर डेवलपर से कहिए कि अपने आर्किटेक्ट से बताइए कि आखिर कैलकुलेशन कैसे हुआ है। उसका बाइफरकेशन आपके सामने अगर आ जाएगा, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या लगती है, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए या फिर जैसा हमने आपको बताया, कोई भी समस्या आपको है घर खरीदने से पहले, तो सबसे पहले आप ग्राउंड सर्वे करिए। कहीं पे भी सौदा घर की मदद लगती है, उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। लगातार अलग अलग तरह के कंटेंट आप लोगों के सामने लाने का प्रयास रहता है। कुछ रियल ऐसी घटनाएं हैं जो आपके सामने ले आते हैं, जिससे आप सीख सकें और आपका निवेश सही हो सके। क्योंकि खरीदते वक्त जब आप निकल रहे हैं बाहर, तो कहीं भी कुछ भी खरीदने के लिए यानी एंट्री पॉइंट आपका काफ़ी आसान होता है, तो आप खरीद लेते हैं किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आके, चाहे वो प्राइस हो या फिर कोई ह्यूमन टच हो या फिर आप इमोशनली ट्रैप हो जाते हैं। इससे बचिए। आपका पैसा है, आपका कमाया हुआ है, आप पहले सारी जानकारी जुटाइए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए,
वीडियो को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।